ठीक है। न्यूक्लिक एसिड डीजेनरेशन एंड रीजेनरेशन, जिसमें कॉट कर्व एनालिसिस भी आती है, इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझिए। डीनेचर हो जाना यानी किसी भी चीज़ की जो नेचुरल फॉर्म है वो खराब हो जाए। अगर हम डीएनए की नेचुरल फॉर्म की बात करते हैं तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और वो डीनेचर हो गया तो कैसा हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। यानी कि और डबल स्ट्रैंडेड बनता किस वजह से? कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जब हमारे डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाता है। इसी को हम कहते हैं डीएनए का डीनेचुरेशन। सो जो भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं between the nitrogen bases of two strands of DNA are weak and they can break easily when heated or when the pH of the medium is changed। या आप कोई ऐसा कंपाउंड यूज करें जिस कंपाउंड की वजह से क्या होगा कि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मामाइड होता है, ठीक है। फॉर्मामाइड के प्रेजेंस में क्या होता है, या यूरिया होता है, यूरिया होता है, तो ये क्या करते हैं, इनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो बेसिकली जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स थे उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो डीएनए डीनेचर हो गया। अब डीएनए अपनी नेटिव फॉर्म में नहीं रहा। इसी प्रोसेस को हमने बोला कि ये डीनेचुरेशन है। सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड इज कॉल्ड डीनेचुरेशन और मेल्टिंग, मेल्ट हो गया है डीएनए। सो व्हेन डीनेचर डीएनए इज कूल्ड डाउन, जब भी डीनेचर डीएनए को आप कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ढूंढना शुरू कर देता है और क्या बना लेता है, वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और फिर उसकी वजह से वो हो जाता है रीनेचर, ठीक है, रीनेचर। कोई भी अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, जो भी डीएनए बेसिस होते हैं वो क्या हो गए, डीनेचर हो जाते हैं हीट की वजह से या किसी केमिकल कंपाउंड की वजह से। जैसे कि उसमें हो जाते हैं आपके फॉर्मामाइड, जैसे कि उसमें आ जाते हैं आपके फॉर्मामाइड आ जाता है, यूरिया आ जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने उस कंडीशन को हटा लिया तो ये वापस से हाइब्रिड बना लेंगे, वापस से कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ आपके सामने कि ये हमारी क्या है, व्हाट इज दिस, शुगर। यहाँ पर जुड़ा है नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस हो सकता है। यहाँ पर होता है आपका CH2O PO4 PO3 PO4 कर लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला जो OH होता है ये फ्री होता है, इस वाले O से एक और फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, इस वाले O से ये CH2 से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ एक और ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर एक और O होगा, ये फिर एक फॉस्फेट से जुड़ा हुआ होगा। सही जा रहे हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पर लोकेटेड है ना, किस डायरेक्शन से है, ये 3' OH था, ये 5' है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, 3' to 5'। डीएनए की डायरेक्शन इज 5' to 3', बट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है, 3' to 5', फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नाउ ये आपका शुगर है, यहाँ से दूसरा कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, ये शुगर से एक और CH2, यहाँ से आपका एक और शुगर कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं फ्री OH है, ये फ्री फॉस्फेट था, तो इसको हम कहते हैं 5' एंड, क्योंकि इसके ऊपर कोई और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है। सेम वे इसको हम कहते हैं 3' एंड, ये एंड हो चुका है। तो ये जो हमने एक छोटा सा सेगमेंट डीएनए का बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा,
इस डीएनए में ये जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस प्यूरिन पिरिमिडिन हो सकते हैं। तो जहाँ नाइट्रोजन बेसेस की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन बेसेस का मतलब हो गया N1 2 3 4 जो भी है, इसका मतलब होगा A, T, G या C, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ATGC इसका मतलब है। अब ये जो ATGC होते हैं ये पेयरिंग किस फॉर्म में करते हैं, A की पेयरिंग डबल बॉन्ड से T के साथ होती है, G की पेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड से C के साथ होती है। तो यहाँ जो भी होगा वो क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा इस तरीके से। यहाँ 3 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 बॉन्ड भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ 3 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पर एक प्यूरिन बेस पेयर जरूर होना चाहिए, मतलब G होना चाहिए, नॉट प्यूरिन बट G या C में से कोई ना कोई होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ कोई भी है और हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरा बेस आएगा। डीएनए के 2 स्ट्रैंड क्या पैरेलल डायरेक्शन में जुड़े होते हैं या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल, यानी एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे का 3 प्राइम, डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा बट ओरिएंटेशन ऐसा होगा, ठीक है। डायरेक्शन अगर आपसे डीएनए का पूछा जाए इट इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट उसका ओरिएंटेशन हम कहेंगे कि वो एक साइड इधर है तो दूसरा इस तरफ जा रहा है, मतलब एक का रनिंग इधर चल रही है, दूसरे की रनिंग उधर चल रही है, ओके। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस मतलब यहाँ पर 3 प्राइम ऊपर के साइड पे फ्री होगा। सो इसमें कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होंगी। ये आपका शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है इसका 5 प्राइम कार्बन, यहाँ पर है CH2, इसके साथ जुड़ा है O, इसके साथ जुड़ा है P, यहाँ पर आया O O O। अब ये O है तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर एक 3 प्राइम OH भी हम बना लेते हैं, ये 3 प्राइम एंड हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ के चलते हैं, दिमाग में छप जाती हैं चीज़ें, कोई गलती नहीं होती है। बायोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आ गया, थोड़ी स्ट्रक्चर गड़बड़ हुई है बट एनीवेज, यहाँ हो गया N2, ये इससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अलाइनमेंट आई थिंक समझ में आ रहा होगा। दिस इज CH2, अगेन एक PO4 ग्रुप हो जाएगा, अगेन एक फॉस्फेट है, ठीक है। ये फॉस्फेट किधर था, ये वाला ये 3 प्राइम ग्रुप था, यानी कि ये ऐसे करके चल रहा है, राइट। ये CH2OPO4 व्हाटएवर, ये क्या हो गया 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, सही बना है। यहाँ पर आपका पहला कार्बन है, यहाँ पर आपका N है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर N2 N3 N1 N2 N3 आ गए जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इसका मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं। व्हाट इज द रीजन, क्यों रीजन बताइए। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं, नॉन कोवेलेंट होते हैं, इनके लिए आपको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये आराम से थोड़ी ज़्यादा हीट देने पे टूट जाते हैं, और कोई बॉन्ड इतने ज़्यादा वीक नहीं है जो टूट जाए। इसलिए अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, हमने अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ब्रेक होती है तो ये समझिए हम इसको चेक कैसे करते हैं, हम लेते हैं डीएनए की OD, ऑप्टिकल डेंसिटी। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा है आप लोगों ने कभी, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। तो जो OD होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, ये डीएनए की मेजर की जाती है एट 260 नैनोमीटर,
ये जो 260 नैनोमीटर है ये यूवी रीजन में आता है। इस 260 नैनोमीटर पर हम डीएनए की ओडी जब मेजर करते हैं तो अक्सर हम ये कहते हैं कि अगर इसकी ओडी 1 है तो इसका कंसंट्रेशन 50 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन होगी, जनरली ये माना जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी ओडी यहाँ पर कहीं 1 आ रही है, सही। आरएनए की ओडी अगर हम देखते हैं तो आरएनए की ओडी में 1 पर इसकी कंसंट्रेशन 40 माइक्रोग्राम पर ml आती है। ये अलग एक कंसेप्ट है, डीएनए के आइसोलेशन के बाद आप इन चीज़ों को मेजर करते हो। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि हमारी ओडी 1 आ रही थी स्टार्टिंग से। तो होता यह है कि जब भी ओडी आती है, ओडी किसकी वजह से आती है? क्योंकि यूवी लाइट इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें डीएनए के अंदर होनी चाहिए। तो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या 260 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इसकी कोई ऑप्टिकल डेंसिटी आती है? वो होते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस अगर यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नाइट्रोजन बेसिस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओडी ऑफ डीएनए, और नाइट्रोजन बेस तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि इनकी ओडी कम होगी एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड कहाँ मिल रहा है? कौन से न्यूक्लिक एसिड में? आरएनए में। जब आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड है यानी आरएनए की ओडी ज़्यादा होनी चाहिए और डीएनए की होनी चाहिए कम। तो अगर यहाँ मेल्टिंग का प्रोसेस सही चल रहा है यानी डीनेचुरेशन हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन की वजह से ओडी इंक्रीज हो जाएगी। उसी से तो हमें पता चलेगा कि डीनेचुरेशन हुआ। तो मान लेते हैं इसकी जो भी ओडी थी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और इसकी ओडी अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाती है, अचानक से, और ये ग्राफ एकदम सीधा होना शुरू हो जाता है। फिर ये ओडी एक पॉइंट तक जाती है, उसके बाद ये नहीं जाती आगे। ठीक है, जिस पॉइंट तक ये जा रही है मैक्सिमम, आप ये मान के चलेंगे कि ये वो टाइम है जिसमें इसकी मैक्सिमम ओडी है। इसका मतलब ये यहाँ पर कंप्लीटली सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है, तभी तो इसके ऊपर इसकी ओडी नहीं बढ़ रही है ना। अब तो उसके सारे नाइट्रोजन बेस फ्री है। इसको ऐसा समझिए कि आप होली खेलने गए हैं और होली खेलने जाते हैं तो एक बंदा घर के अंदर छुपा हुआ है, तो रंग तो नहीं लगा पाओगे। आपने क्या किया, उसकी खिड़की में से पिचकारी से रंग डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके ऊपर आ गया, जैसा कि यहाँ हो रहा था। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, नाइट्रोजन बेसिस छुपे हुए थे, अंदर की साइड थे, देख रहे हो। बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ तो ये पूरा पोर्शन है, इस बाहर के पोर्शन को हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और ये बैकबोन ही केवल बाहर रहती है, और जिसकी वजह से ओडी आ रही है वो तो पार्ट यहाँ पर है और वो तो अंदर छुपा हुआ है। तो थोड़ी बहुत उसने जितनी इसने एब्जॉर्ब की कर ली, लेकिन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ओडी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। लेकिन अब अगर आप सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? जैसे ही कुंडी खुली, ताला खुला, बंदा बाहर, उसके बाद तो उसका क्या होता है सबको पता है, टब में डाल दो उठा के। मैक्सिमम ओडी आ गई, मैक्सिमम ओडी, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, आपने काला ही तो कर देना है उसको, काला हो जाएगा पूरा, रंग में पोत दो, खत्म बात। ये हो गई ओडी, हमारी बात खत्म। मैक्सिमम यहाँ हो चुका है सिंगल स्ट्रैंड। लेकिन हमें जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो ये पोर्शन। ये समझिए कि अगर ये 100% यहाँ पर हमारा डीएनए 100% सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है, तो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये 50% सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ होगा। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आ गए। तो ऐसा जो भी टेम्परेचर है, अब ये जो भी टेम्परेचर आएगा, ये मतलब मेरा टेम्परेचर थोड़ा पीछे चला गया है, लेकिन ये जनरली जो टेम्परेचर होता है वो मान के चलते हैं हम 85 से 90 डिग्री के आसपास रहता है। ये थोड़ा पीछे हो गया है ग्राफ,
क्योंकि प्रॉपर मेजर नहीं है, बट ये जो टेम्परेचर है वो लगभग इसके आसपास रहता है। यानी डीएनए का जब 50% हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि हम उसे कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग टेम्परेचर नाउ? मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब हुआ 50% hydrogen bonds of DNA are broken down. The temperature at which, we can say, the temperature at which 50% of DNA is melted. सही बात है। तो हमने उसको बोला कि ये हो गया हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर। इसको हम डिनोट करते हैं TM से। ठीक है, सबको समझ आ रही है ये बात? सबको समझ में आ रही है बात? क्या बात है, चलिए बोलने की कोशिश करेंगे क्लास में। हाँ जी, तो हमें बात समझ में आ गई। डीनेचुरेशन या मेल्टिंग की बात क्लियर है हमारे पास। अब जब भी डीनेचुरेशन है, डीनेचर डीएनए को आपने कूल किया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आए। कूल करोगे तो क्या करेगा? डीएनए वापस से जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, सो डीनेचुरेशन का मतलब हुआ सिंगल स्ट्रैंड बनाना फ्रॉम डबल स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस। जैसे ए की पेयरिंग टी के साथ थी, उनके बीच के बॉन्ड तोड़ दीजिए, और सी के पेयरिंग जी के साथ थी, उनके बॉन्ड्स तोड़ दीजिए। लाइब्रेरी में जाके बैठ जाइए। नाउ फॉर डबल हेलिक्स बाय हीटिंग द सॉल्यूशन बाय द चेंज ऑफ पीएच ऑफ मीडियम, यानी कि या तो आप कोई एक्शन करें, एल्कली यूज कर लीजिए। एल्कली यूज किया तो क्या होगा? पीएच चेंज होगा। पीएच चेंज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने आपको क्या बोला था, नाइट्रोजन बेसिस में कीटो फॉर्म होती है, इनॉल फॉर्म होती है। आज का आपका एक होमवर्क है, आप लोग क्या करेंगे, सारे नाइट्रोजन बेसिस आपने बनाए थे। अब नाइट्रोजन बेसिस के कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म क्या होते हैं, या लैक्टिम फॉर्म क्या होते हैं, उनको आप नोट करेंगे। ठीक है, नाउ दोनों को मेंशन कीजिएगा। फिर जो भी सेपरेशन हुआ डीएनए का, उसको हमने बोला वो डीनेचुरेशन या मेल्टिंग कहलाता है। तो देखिए इसी तरीके का ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना, कि ये ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फिर अचानक से एक ऐसे लंबा सा पार्ट आया, फिर उसके बाद वो ऐसे चला गया। सो ये जो पोर्शन है ना, इस तरीके से आना कि एकदम से राइज हुआ, इसका मतलब ये है कि इनमें होती है कोऑपरेटिव मेल्टिंग। कोऑपरेटिव मेल्टिंग जैसे कि मास बंक होता है आप लोग का। तू आ रहा है? नहीं, मैं नहीं आ रहा। चल यार, मैं भी नहीं आता। बोल रही है मैं हमको कल बीमार हो गए थे, या एंटीवायरस डलवाने गए थे, या नहीं सच ही बोल रहे होगे। मैं तो मुझे जो एग्जाम्पल समझ में आएंगे वही बोलूँगी ना क्लास में, या कोई भी एग्जाम्पल आ जाइए। तो अभी कुछ भी चीज़ होती है तो अक्सर हम क्या करते हैं, तू आ रहा है, दोस्तों को फ़ोन करते हैं, और एक दोस्त नहीं आएगा तो दो दोस्त और नहीं आएंगे साथ में, मन ही नहीं लगेगा, क्या करेंगे जाके। तो पढ़ने थोड़ी आते हो तुम लोग, मन लगाने आते हो कॉलेज में। वैसा ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक टूटा तो चार को और लेके जाएगा। मतलब मैं तो जाऊंगा, तुमको भी लेके जाऊंगा, तो इकट्ठे जा रहे हैं। एक तो टूट रहा है, इसको एक तरीके से जैसे कि आपने कपड़े किसी ने देखे होंगे, अगर हम कपड़ों की सिलाई होती है तो उसको हम अगर उधेड़ते हैं तो वो एक धागा जिसमें गांठ लगी है उसको टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद से खत्म। वैसा ही है, इसीलिए एक ऐसा टेम्परेचर तक आपको वेट करना है, तब तक जो ओडी है वो बिल्कुल स्टेबल रहती है। लेकिन अचानक से वो बहुत हाई टेम्परेचर ऐसा आने लगता है जिस समय ओडी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और वो बहुत कम टेम्परेचर के अंदर ही बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कहते हैं कोऑपरेटिव मेल्टिंग। सही है, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव मेल्टिंग। और इसीलिए ग्राफ ना बहुत तेज है। देखो, सोचने वाली बात है कि इस ग्राफ में इतने हिस्से में टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जाने में टेम्परेचर मुश्किल से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा होगा,
लेकिन ओडी आपके बेस से एकदम टॉप पर आ गई। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमें बस थोड़ी सी डांट की जरूरत थी। मैम तो बहुत डांटती है, मैम ने प्रेजेंटेशन भी लेना शुरू कर दिया है, तो क्या करें, क्लास बंक कर देते हैं। हम तो आए नहीं थे, हमें पता ही नहीं है। तो जो बच्चे पहले से ही नहीं आए हैं उनके लिए तो अलग बात है, जो बच्चे अब नहीं आएंगे वो बेचारे फंस जाएंगे, है ना। अब तो उन्हें पता है, तो वैसा वाला चक्कर है। यहाँ पर उसको दिक्कत होती है, समझ गए बात को। कुल मिला के कोऑपरेटिव मेल्टिंग समझ में आई या नहीं? यस मैम, एक को समझ में आई है बस, रितिका को, और बाकी सबको नहीं आ रही। शशिकांत को बहुत धीरे धीरे आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। डीएनए मेल्ट हो गया। जब डीएनए मेल्ट हुआ तो वो बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड। जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया, नाइट्रोजन बेसिस एक्सपोज हो गए। एक्सपोज हो गए तो अब वो क्या करेंगे, ज्यादा यूवी को एब्जॉर्ब करेंगे। कितनी इसकी एब्जॉर्प्शन है, क्या इसकी वेवलेंथ है? क्योंकि जो जीसी पेयर होते हैं उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 किसमें है? एटी पेयर में। तो एटी को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी और जीसी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, थोड़ी ज्यादा। अगर हमारे डीएनए में ज्यादा जीसी है तो क्या होगा, हमें थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर हमारे डीएनए में थोड़ा कम जीसी है तो हम थोड़े कम कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो डीएनए जिसमें ज्यादा जीसी होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा। जैसे कि आप ये वाले ग्राफ में देख रहे हो, इस ग्राफ में ज्यादा जीसी कंटेंट है, मोर जीसी कंटेंट इज हियर। ये वाले ग्राफ में ये इतने टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है 50%। ये अगर हम देखते हैं ये यहाँ पर मेल्ट हो रहा है इससे लगभग 5 से 10 सेंटीग्रेड ज़्यादा, तो इसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा है इसलिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीसी कंटेंट लेस है, जीसी का परसेंटेज कम है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? बिल्कुल। यानी कि अगर इस तरीके का मैं ग्राफ देती हूँ, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इसमें ये बताइए ग्राफ क्या बता रहा है, तो आप ये मुझे बता सकते हो जीसी कंटेंट किसमें ज्यादा है किसमें कम है? चलो इस बात को किसी और चीज से भी जोड़ देते हैं। फिर जो सेपरेट किए जाते हैं यानी कि डीनेचर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड से उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ ही पेयरिंग करते हैं। जी की पेयरिंग टी के साथ नहीं होती, ए की पेयरिंग सी के साथ नहीं होती, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को जब सेपरेट करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड वापस से रीयूनाइट हो सकते हैं। हम रीनैचुरेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे थे तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो रहा था। अगर हम टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते हैं, दो बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्लोली कूल डाउन करते हैं तब ये होता है रीनैचुरेशन, अचानक से कूल डाउन करते हैं तो होता है हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं, डीनैचुरेशन, रीनैचुरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा कब? जब आप अचानक से ठंडा कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा है कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, आपके 2 दोस्त हैं, सबके 2-2 दोस्तों के साथ उस कमरे में आए थे आप लोग, और आपको क्या है, आपको सबको अलग अलग कर दिया है। अब एक बंदा वहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरीके से रैंडमली इस पूरे रूम में 50 लोगों को छोड़ दिया गया है। जो 25 कपल थे, मतलब कपल का मतलब पेयर में है, 2 लोग हैं, 2 दोस्त हैं। ठीक है, क्या किया आपने? सबकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और सबको रैंडमली इधर उधर कर दिया। अब आपको नहीं पता आपके बराबर वाला आपका दोस्त है या नहीं है, या आपके सामने वाला आपका दोस्त है या नहीं है। तो क्या होगा, अब बोला गया कि आपकी पट्टी खोलिए और धीरे धीरे अपने दोस्तों को ढूंढ लीजिए। सब अपने अपने दोस्तों को ढूंढ लेंगे, सही पेयरिंग कर लेंगे, टाइम दिया गया है आपको, इसे कहते हैं रीनैचुरेशन, धीरे धीरे टाइम देके। अब आप दूसरा केस लीजिए, आपसे बोला गया पट्टी खोलो और जो मिल रहा है, जो भी आपका है, जो बेस्ट है वो ढूंढ लो। अब जिसके सामने उसका वाला पेयर आ गया वो तो पकड़ लिया, जिसके सामने नहीं आया वो कैसा रह गया?
सिंगल, इसे कहते हैं कूलिंग, एकदम से कूलिंग करना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम था। अब 10 सेकेंड में दोनों ही तो पेयर अपने अपने पेयर को ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बंदा स्टिल खड़ा है तो वो नज़र में आ जाएगा, अब एक बंदा वहाँ गया उसका पेयर वहाँ ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे तो सिंगल रह जाएंगे, सिंगल रह जाएंगे तो ग्राफ अलग आएगा। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले पढ़ते हैं रीनैचुरेशन। तो रीनैचुरेशन में वापस से हम रीस्टोर कर लेते हैं जो भी चीज़ें हैं, स्टेबल डबल बॉन्ड अपने कॉम्प्लीमेंट्री अपने पेयर के साथ बाइंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम रीनैचुरेशन या फिर एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं, जैसे हम उसको डीनैचुरेशन या फिर मेल्टिंग कहते थे, इसको हम रीनैचुरेशन या फिर एनीलिंग कहते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द relatedness of nucleic acid from different organs, different types of cells or different species। हमने किया क्या, हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा डीएनए एक चिंपैंजी के डीएनए के साथ कितना मैच करता है, ठीक है। तो मैंने दोनों के डीएनए को मेल्ट किया और फिर मैंने कूलिंग करने की कोशिश की। अगर वो पूरा 100% मैच करेगा तो ग्राफ बिल्कुल वैसा आएगा जैसे कि आपका डीनैचुरेशन का था, इसका ठीक ऑपोजिट। यानी कि अगर डीनैचुरेशन का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से था, यहाँ से आके इस तरीके से चल रहे थे, फिर ऐसे आ गए थे, फिर ये आ गया था, राइट। तो रीनैचुरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, वो हाई टेम्परेचर से आपने शुरू किया है, वो यहाँ से ऐसा ही आएगा। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ था, हम यहाँ तक आ गए थे, ये डीनैचुरेशन हो गया था। अगर हमने रीनैचुरेशन करना है तो हम इसी हाई टेम्परेचर से धीरे धीरे स्लो कर रहे, कूल कर रहे। अब क्या होगा कि ये अपने अपने पेयर को ढूंढ लेगा और फिर उससे पेयरिंग कर लेगा। अब मान लीजिए आपने दो अलग अलग स्पीशीज़ के डीएनए को मिक्स करके रखा था और सेम टू सेम ग्राफ आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, यानी कि आइडेंटिकल है, ठीक है। ये एक कंडीशन समझ में आ गई हमको। एक तो एनीवेज, सो पहली बात हम देखेंगे, रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप्स इन रीनैचुरेशन इज द कोलिजन। कोलिजन यानी कि टकराना, यानी कि किसी के साथ बात करना, किसी को ढूंढना, या न्यूक्लिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। रीनैचुरेशन का पहला स्टेप हुआ न्यूक्लिएशन या कोलिजन। जो दो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हैं वो एक दूसरे के साथ मैच हो गए हैं, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिए हैं, इसको हमने कहा न्यूक्लिएशन या कोलिजन्स, ठीक है, या एनीलिंग शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होता है, एक रैपिड पेयरिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की, या इसको हम कहते हैं जिप रिंग। जैकेट होती है, जैकेट जब हम लगाते हैं तो उसमें एक हुक होता है, सबसे पहले आप उसको लगाओगे, उसके बाद तो जिप ऐसे ही चली जाती है ऊपर, राइट है। तो सेम वे हम इसको जिप रिंग कहते हैं। तो सब फर्स्ट स्टेप है, इट विल बी अ बिट ऑफ थोड़ा देर से होगा पहला पोर्शन, लेकिन फिर आराम से काम चल जाता है। तो जिप रिंग कहते हैं जिसमें डीएनए आराम से यहाँ पर जुड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलती से हमारे जो जिपर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अटक जाता है, तो वो वहीं से रुक जाएगा, फिर आप उसको फिर पीछे करोगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कब हुआ, जब रॉन्ग पेयरिंग हुई, राइट। रॉन्ग पेयरिंग के टाइम पे ही तो ये काम हुआ। सेम हमारे डीएनए में भी अगर कहीं ऐसी चीज़ आती है कि उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मिलना बंद हो जाए, तो वो क्या करेगा, थोड़ा देर सोचेगा, विचारेगा, टाइम लेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर अचानक से आराम से पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लिएशन होना शुरू हो जाएगा, कोलिजन्स होने शुरू हो जाएंगे, सही है। सो रीनैचुरेशन एक लॉ ऑफ मास एक्शन पर निर्भर करता है। किसी बच्चे को पता है लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिस्ट्री में पढ़ा था? किसी को पता है, किसी को भी? कुछ कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा जल्दी जल्दी रिएक्शन होती है, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो धीरे धीरे रिएक्शन होती है। सीधी बातें भी मिलते नहीं है वो चीज़ें, तो कैसे काम बनेगा, राइट है। चलो, उसी पर यह भी निर्भर करता है, ये स्लो होता है डीनैचुरेशन के कंपैरिजन में,
इट इज़ नॉट रीवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स रीवाइंड नहीं होता, लेकिन एक प्रिसाइज कोलिजन होते हैं बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सच दैट द बेस पेयर्स आर फॉर्म्ड एट द करेक्ट पोजीशन। भाई अपने करेक्ट पेयरिंग के लिए ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे ढूंढें, हर उस पर्सन को ढूंढें। ऐसे नहीं कि जल्दी से हमें जो पहली लड़की मिली हम इसी को डेट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। पहले ढूंढो, पहले अपने कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें तो देखो कि हाँ भाई मैच भी कर रही है या नहीं मैच कर रही है मेरे साथ, है ना। मेरे को तो जाना है बंजी जंपिंग करने और ये तो डर के बैठी हुई है, कैसे चलेगा काम, नहीं बन रही है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं चल सकता। तो प्रिसाइज कोलिजन से प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन, प्रॉपर कोलिजन, एक ही पेयरिंग टी के साथ ही होनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये जो रिजल्ट है इट इज़ ओनली ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन का रिजल्ट है, सो इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस एंड इट टेक्स सेवरल आवर्स इन लैब। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जब शुरू में पॉइंट परफेक्ट पेयरिंग होनी चाहिए, परफेक्ट पेयरिंग में टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। लैब के अंदर रीनेचुरेशन डीनेचुरेशन समझने के लिए हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हमें डीएनए को पहले एक टेम्परेचर पर मेल्ट करके देखोगे, फिर उसको धीरे धीरे कूल करोगे, धीरे धीरे कूल करोगे, फिर उसकी ओडी लोगे, फिर कूल करोगे, फिर ओडी लोगे, फिर कूल करोगे, फिर ओडी लोगे। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ग्राफ बनाने में, ये चीज़ों में टाइम लगता है। सेम वे पूरा प्रोसेस क्या है, पहले आप डीएनए को एक रैंडम फ्रेगमेंट में ब्रेक कर लें, फिर डीनेचर कर लें, फिर कूल करिए, आराम से धीरे धीरे कूल करेंगे। कूल करेंगे तो वो अनिल होगा, रीनेचर होगा। आफ्टर दैट यू विल फॉलो द एंटायर प्रोसेस यूजिंग यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन एट 260 नैनोमीटर एज डीएनए गोज फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड टू डबल स्टैंडर्ड। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे हमारी डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड डीएनए गया था तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज की थी, वैसे ही जैसे जैसे वो सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड में आएगा तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। अब क्या हुआ, ये इस तरीके के ग्राफ दिख रहे हैं आपको। तो दो ग्राफ मैंने आपको दिए, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये क्या बता रहे हैं, हम काइनेटिक्स समझते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। पहला पॉइंट हुआ, काइनेटिक्स का मतलब होता है कि किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं उतना ही कम टाइम लगता है ना। कि अगर हमने एक रैंडम 50 लोग क्लास के अंदर रख दिए हैं, जिसमें से 50 में से 15 लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब वो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो 15 अपने आपस में पेयरिंग कर लेंगे, 30 लोग अलग हो गए। 20 लोगों को तो दिक्कत आएगी ना कि अब मुझे दोस्त बनाना पड़ेगा इनमें से कोई सा, वो तो दोस्त है नहीं। तो चलो जो दोस्त नहीं है, अब टॉपिक आपको मैंने बोला, टॉपिक तो मिल गया आपके, तो छट गए टॉपिक। तो अब जो टॉपिक समझ में थोड़ा बहुत आता होगा उसी को ले लोगे, उसी से काम चला लोगे, है ना। इसमें टाइम लगेगा। सो जितनी ज़्यादा अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स वहाँ पर होते हैं तो कम टाइम लगता है डीएनए को फाइंड आउट करने में और प्रोसेस जल्दी हो जाता है। और अगर वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोसेस लेट तक होता है। तो यहाँ जो दो चीज़ें हैं आप देख पा रहे होंगे, ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, कहाँ गया ये, एक ये है ब्लू और एक है रेड। यहाँ पता नहीं, हाँ दिख तो रहा, अरे ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये आप लोग को आधा पार्ट दिख ही नहीं रहा है, मैं बता भी नहीं रही हूँ, मतलब बता भी नहीं रहे हो आप लोग मुझे। दिखा, बोलो ना फिर, कैसे बच्चे हो यार। हर स्लाइड में नहीं दिख रहा, मैं उधर देख भी नहीं रही हूँ, मेरे को क्या पता चल रहा है इधर से, मुझे तो पूरा दिख रहा है यहाँ से। चलिए अब दिखेगा, मुझे समझ में आ गया, उतना पार्ट मुझे हटाना है यहाँ से, ठीक है। चलिए इस फिगर में क्या है, 2 डीएनए हैं, 2 डिफरेंट अमाउंट में आपने डीएनए लिया है, सेम स्पीशीज है, सेम ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका रिलेटिव अमाउंट अलग अलग है। तो अगर हमने यहाँ पर एक पार्ट लिया है डीएनए में, ये क्या होगा, ये ज़्यादा डीएनए है, ज़्यादा डीएनए है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है, काम जल्दी हो गया। कम डीएनए है, कम कंसंट्रेशन थी, लेट हुआ। आगे बात समझ। ग्राफ हमें कैसे मिले, कंसंट्रेशन के बेसिस पे शिफ्ट हो गए।
राइट साइड पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ पता है, अब कट गया है मुझे। अब बोल दोगे? अब सब बोलेंगे, चलो। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि जब हम इक्वल अमाउंट देते हैं, जब हम इक्वल अमाउंट देते हैं, वो तो हमने अमाउंट की बात की, हमने ज़्यादा अमाउंट दिया था। एक मतलब सेम स्पीशीज़ का डीएनए था, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में हमने दिया एक को और एक कम अमाउंट में दिया। तो ज़्यादा अमाउंट वाला जल्दी हो गया और कम अमाउंट वाला लेट से हुआ। अगर हम इक्वल अमाउंट देते हैं तो जितना बड़ा जीनोम होता है, जितना बड़ा जीनोम होता है उतना ही स्लोली काम होता है ना। जितना बहुत बड़ा डीएनए होगा तो उसमें टाइम लगेगा होने में। नहीं, एक इतना बड़ा डीएनए और एक इतना छोटा डीएनए, इसको एनालाइज करने में आराम से होगी ना बात। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर बना देती हूँ, यहाँ पर एक डीएनए इतना बड़ा है और दूसरा वाला आपने सेम अमाउंट, उतना ही अमाउंट रखा है, बट वो इतना छोटा है। भाई इसको अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाएंगी और इसको ढूंढने में फिर भी टाइम लगेगा ना लगेगा। तो जो बड़ा डीएनए होगा सेम अमाउंट में, उसको ज़्यादा लोगों को ढूंढना होगा। यहाँ पर मैं 50 लोग रखती हूँ इस रूम के अंदर, और जब मैं इसमें 100 लोग रखती हूँ तो 100 लोगों को ढूंढने में टाइम ज़्यादा लगेगा, 50 को कम लगेगा, जल्दी हो जाएगा। आपने इक्वल रखे हैं, अमाउंट इक्वल है, मतलब एक एक ही पेयर है दोनों का, डबल पेयर किसी का नहीं है। ठीक है। नाउ जितना बड़ा जीनोम होता है, amount of DNA used in the experiment are the same, then the organism with the bigger genome will have fewer copies of the complementary fragments, so annealing will take longer and this graph will be the thing. यहाँ पर सेम अमाउंट पे आपने डीएनए लिया तो जो बड़ा डीएनए होगा इट विल बी गोइंग राइट साइड, उसका राइट साइड पर आ रहा है, वो थोड़ा देर से काम करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं? रीनेचुरेशन प्रोसेस दिक्कत तो नहीं हो रही है? दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता है, एक होता है डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हुआ डीएनए कॉम्प्लेक्स है, मतलब जैसे एटी कंटेंट ज़्यादा है या जीसी कंटेंट ज़्यादा है। जीसी कंटेंट में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, आनी चाहिए। जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एटी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हुआ कि जहाँ पर हमारी डीएनए कॉम्प्लेक्स टाइप का है, उसमें जो डीएनए है ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, जैसे 80 तो वो तो आराम से ढूंढ लेगा ना अपने आप को। लेकिन अगर मान लीजिए ATGC फिर आ रहा है GC80, तो अब रिपीट कुछ नहीं हो रहा, तो हर एक सीक्वेंस यूनिक है, तो डीएनए को टाइम लग रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी इस पर निर्भर करती है। तो डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी टोटल लेंथ में आती है। डिफरेंट सीक्वेंस अगर हम डीएनए के लेते हैं, उनकी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसके बेसिस पर उनके ग्राफ भी अलग अलग टाइप से आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझ में आ रहा है? काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब वो हुआ कि जब हम डीएनए कॉम्प्लेक्स को या डीएनए कंपोनेंट को मेजर करते हैं थ्रू द एसोसिएशन ऑफ डीएनए, जो अभी तक मैं आपको बता रही थी, वो काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी थी। मतलब कौन सा कितना जल्दी हो रहा है, वो काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। डीएनए का सीक्वेंस कैसा है, वो डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी है। क्लियर? डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी डीएनए के सीक्वेंस पर निर्भर करती है। काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बहुत दो डीएनए सेम डीएनए लेते हैं राहुल, और सेम डीएनए में हम डिफरेंट अमाउंट लेते हैं, तो क्या ग्राफ एक जैसा आएगा या अलग आएगा? कैसा आएगा? अगर मैंने ज़्यादा अमाउंट लिया है डीएनए का, वो ग्राफ लेफ्ट साइड पर होगा या राइट साइड पर होगा? लेफ्ट साइड पर होगा। ठीक है, चलिए। अगर हमने जो डीएनए लिया है एक ही ऑर्गेनिज्म का, मैंने हार्ट से डीएनए लिया है और किडनी से डीएनए लिया है, अब मैं उन दोनों डीएनए को एक साथ ग्राफ में देख रही हूँ, मैंने सेम अमाउंट लिया है। ओके सॉरी, मैंने मान लेते हैं हमने न्यूक्लिक एसिड से डीएनए लिया है, एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए लिया है। ठीक है, अब एक ही ऑर्गेनिज्म से, एक ही सेल से हमने दो अलग अलग तरीके के डीएनए आइसोलेट किए और तब हम उसको ग्राफ बना रहे हैं। तब कैसा ग्राफ आएगा? एक जैसा या अलग? अलग आएगा। कैसा अलग आएगा? राइट साइड पे कौन सा रहेगा, लेफ्ट पे कौन सा रहेगा? कॉम्प्लेक्स का मतलब बड़ा होगा यहाँ डीएनए ना। अभी आपने बड़ा और छोटे की बात सुनी है,
कॉम्प्लेक्सिटी की बात पर अभी आप नहीं आए, तो अभी हम समझ रहे हैं कि जो हमारा राइट साइड पे गया था, राइट शिफ्ट था, वो बड़ा था साइज में, क्लियर। जो लेफ्ट रह गया था वो छोटा था साइज में, सही बात है। चलो, यानी बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री पर निर्भर करता है कि कौन कितनी जल्दी एक दूसरे का अपना पेयर ढूंढ लेगा। टेंशन हो गई 12 बजने वाले। एनीवेज, अब हम आते कॉट का। यहाँ तक समझ में आया आपको या नहीं, ये बताएं पहले। मेल्टिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, डीएनए को ही तोड़ दोगे, 50% डीएनए डीनेचर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। एक क्वेश्चन कराऊंगी मैं अभी, इसी साल का CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पार्ट सी में 4 नंबर का, अभी कराती हूँ उस क्वेश्चन को। कॉट कर्व में हम क्या करते हैं? कॉट कर्व में हम एनालिसिस करते हैं रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन आपको क्लियर है एकदम? हम रीनेचुरेशन को स्टडी करते हैं कॉट कर्व से। कॉट कर्व एनालिसिस में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डीएनए विच अफेक्ट्स द रेट एट विच डीएनए फ्रैगमेंट रीनेचर। डीएनए का वो अमाउंट, डीएनए का जो भी अमाउंट होता है वो प्रभावित करता है, वो इफेक्ट करता है डीएनए फ्रैगमेंट के रीनेचर होने पे, डीएनए फ्रैगमेंट के वापस जुड़ने पर, डीएनए फ्रैगमेंट को रीएनील करने के लिए जो डीएनए का रेट होता है, किस रेट पर आके जुड़ेगा, ये किससे आता है? डीएनए के अमाउंट पर निर्भर करता है, पहली बात। So, to avoid the problem of comparing samples with different amount of DNA, the change in single strand is graphed versus the initial DNA concentration and the time. Basically, हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग डीएनए ले रहे हैं। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो अमाउंट था उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो भाई अमाउंट अलग अलग ले रहे हो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, फिर उनको आप कंपेयर कर रहे हो। आपने इकोलाई से ले लिया, आपने बैसिलस से ले लिया, आपने माइकोबैक्टीरिया से ले लिया, आपने ह्यूमन से ले लिया, आपने गोट से ले लिया, आपने किसी प्लांट से ले लिया डीएनए। सबका डीएनए आप क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सबका डीएनए लेके रखा है। अब आप उनका हर एक का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो वो जो ग्राफ बनाना चाहते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कितना कंसनट्रेशन यूज़ किया था आपने। तो हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे इनिशियल कंसनट्रेशन क्या थी सबकी। हमने सबसे पहले डीएनए की कंसंट्रेशन क्या थी इनटू टाइम, टाइम क्या था। सो इसको हम कहते हैं कॉट वैल्यू। ये आ गई हमारी कॉट वैल्यू। इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू इधर आ जाती है, ठीक है। उन सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे, टेक्निकल टर्म्स पर अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम ये समझते हैं कि कॉट का मतलब हुआ कंसंट्रेशन इनटू टाइम। उसकी वैल्यू हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, ठीक। वाई एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस पर लेते हैं जीनोम का कितना एसोसिएशन हुआ है। कैसे मेजर करोगे? परसेंटेज देखोगे। परसेंटेज कैसे आती है? ओडी से ही आती है। ये ग्राफ तो ओडी से ही देखा था ना हमने कि यहाँ पर आपका सिंगल स्टैंडर्ड था, यानी 100% ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड है। तो हमें देखना है परसेंट एसोसिएशन, यानी इस समय ये 0% एसोसिएटेड है, सारा का सारा डीएनए सिंगल है। फिर धीरे धीरे आपने एक टाइम दिया, कंसंट्रेशन एंड टाइम के रेशियो के हिसाब से हमने उसको टाइम दिया। तो क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद वो रीएसोसिएट होना शुरू हुआ और यहाँ तक आते आते वो लगभग 50% रीएसोसिएट हो चुका है। ओके, ये 50% रीएसोसिएट हो चुका है। धीरे धीरे आप उसको और टाइम देते हैं, कंसंट्रेशन इनटू टाइम, तो आपका क्या होता है? ये और ज़्यादा रीएसोसिएट हो जाता है एंड फाइनली 100% रीएसोसिएट हो गया। 100% हमें कैसे पता चला? 100% हमें ये पता चला जब हमारी ओडी कम होना बंद हो गई, कि इससे कम ओडी नहीं हो रही है ना। हम ओडी के बेसिस पे देख रहे थे, जब हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो रहा था, डीनेचर हो रहा था, तो ओडी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक समय आने पर ओडी लगातार बढ़ना बंद हो गई थी। तो हम रीनेचुरेशन में भी तो यही चीज़ देखेंगे कि जब हमारी ओडी घटना बंद हो गई है, तब तक हम उस पॉइंट को कहते हैं हमारा डीएनए 100% रीनेचर हो गया है। ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए।
सो वाई एक्सिस पर हम ये देखते हैं कितने परसेंट डीएनए हमारा एसोसिएट हुआ है, एंड एक्स एक्सिस पर हम देखते हैं कि कॉट क्या है, मतलब कंसंट्रेशन इनटू टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम। नाउ ये जो कॉट कर्व है ना, ये कॉट कर्व आपका हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमें सैटेलाइट डीएनए का देखती हूँ, तो सैटेलाइट डीएनए है उसका कॉट कर्व हमने देखा, ह्यूमन का तो देखो इकोलाई का भी आप कैसा देख रहे थे कर्व, आपने इकोलाई का कर्व देखा था तो आपको कैसा दिख रहा था, कुछ इस प्रकार से था ना, यहाँ से ऐसे करके बेचारा सीधा सा आया था और ऐसे करके रुक गया था, लेकिन ये ह्यूमन का है, इसमें तो ट्विस्ट आएंगे। तो पहले एक कर्व आया, फिर ये थोड़ा देर रुका, फिर जल्दी से कोऑपरेट हो गया, फिर थोड़ा सा रुका, फिर कोऑपरेट हुआ, फिर थोड़ा सा रुका। ये जो थोड़े थोड़े ब्रेक्स आ रहे हैं ना, ये कैसे आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग में इसने बहुत जल्दी एसोसिएशन किए थे। ह्यूमन डीएनए में कई रीजंस होते हैं। ह्यूमन डीएनए कॉम्प्लेक्स डीएनए है। कॉम्प्लेक्स डीएनए का मतलब होता है जिसमें कुछ रिपीटेड डीएनए भी मिलेंगे, कुछ हाईली रिपीटेड डीएनए भी मिलेंगे और कुछ यूनिक डीएनए भी मिलेंगे, ठीक है। इकोलाई के अंदर अक्सर आप देखते हो कि उसमें ना रिपीटेड डीएनए बहुत कम पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर यूनिक डीएनए, तो उसका एक बराबर जैसा एक ही जैसा ग्राफ आ गया था, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं हमें कई सारे उतार चढ़ाव मिल रहे हैं, उसका रीज़न है कि कभी हमारे हाईली रिपीटेड डीएनए होंगे, कुछ मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए होंगे और कुछ यूनिक डीएनए होंगे। तो यूनिक डीएनए को बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ए टी 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 सी 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 बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, आराम से पेयरिंग करते जाएंगे, फिर ए टी जी सी लगातार रिपीट है मगर एक सीक्वेंस है, ए टी जी सी फिर ए टी जी सी फिर ए टी जी सी फिर ए टी जी सी, थोड़ा टाइम लगा बट ये वाला जल्दी आएगा। तो सबसे पहले जो सबसे जल्दी होता है उसे हम कहते हैं हाईली रिपीटेड डीएनए। ये वाला जो आया कर्व इसको हम कहेंगे मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए, ठीक है। थर्ड वाला जो पार्ट आया इसको हम कहेंगे यूनिक डीएनए। क्लियर है? 3 पोर्शंस 1 2 3, ये संजना और नो। आज की क्लास समझ नहीं आ रही है तुम लोग को? हाँ, यूनिक डीएनए समझ नहीं आ रही है आज की क्लास? आ रही है? चलिए, सो जब भी डीएनए को, ह्यूमन डीएनए को हम एनालाइज करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। इसको हम मतलब अगर देखते हैं कि जैसे कि कार्ड्स खेले हैं कभी? ताश खेला है किसी ने? नहीं खेला? खेला है? 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में। 52 कार्ड्स में 4 तरीके के, मैं जिन्होंने नहीं खेला उनकी बात करती हूँ, 4 तरीके के पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, ठीक है। क्या कौन से? क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, 4 होते हैं। अब चारों में 13 टाइप्स के होते हैं, 1 से लेके किंग तक, 21 से लेके बादशाह तक, ठीक है। अगर आपसे केवल ये बोला जाए आपके पास सारे पत्ते हैं, और आपसे ये बोला जाए कि सिर्फ आपको किंग 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 मिलाने, तो मिला लोगे? 4 किंग होंगे, कोई भी मिल जाए, किसी से भी किंग हो गया। अगर हम ये कहें कि केवल ब्लैक वाले से ब्लैक वाले मिलाने हैं, 2 ऑप्शन। हाईली रिपीटेड 4 ऑप्शंस थे हमारे पास। मॉडरेटली रिपीटेड अब केवल ब्लैक ब्लैक ही मिल सकते हैं, 2 ऑप्शन बचे। यूनिक किंग केवल अलग ही हो, यानी अब आपसे बोला जाए 13 अलग पत्ते निकाल दो, टाइम लगेगा ना निकालने में, सारे आपने मिक्स किए हुए हैं पूरे। आगे बात समझ? वैसा ही डीएनए यहाँ पर है, हाईली रिपीटेड, बहुत सारे सीक्वेंस थे, मिल रहे थे, ठीक है। मतलब इसको आप बॉल के एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो, हफ्शा के लिए स्पेशल है। बहुत सारी बॉल्स हैं, 4 कलर की बॉल आपने इकट्ठी करके एक बॉक्स में डाल दी। अब 4 कलर की बॉल्स में आपसे ये कहा जाए कि इतने बड़े साइज की फुटबॉल निकालनी है, बड़ी बॉल निकालनी है, मतलब 4 अलग अलग साइजेस की बॉल्स हैं, तो आप एक साइज की 4 बॉल निकाल लोगे,
फिर आपसे कहा जाए केवल रेड कलर की ही बॉल होनी चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन कम होंगे, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब आपसे कहा जाए कि एक ही कलर की सारी बॉल्स निकालिए, आपको और थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। आगे बात समझ क्लियर है? अभी कोई कन्फ्यूजन है किसी और बच्चे को? दीक्षा, दीक्षा कौन है, इसका क्या नाम है? प्रीति, सॉरी ठीक है, प्रीति समझ में आया आपको? क्लियर। चलिए ये वाली कंडीशन हमको समझ में आ गई। इसी चीज़ को हम हाईली मॉडरेटली एंड यूनिक डीएनए कहते हैं। टेस्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, अभी होगा एक क्वेश्चन का।